पाकिस्तान हमेशा से ही फॉरेन एड्स और लायबिलिटीज पे डिपेंडेंट रहा है, तो पीटीआई जो है, पीटीआई बार बार ये क्यों शोर मचा रही है कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं? आप लोगों का क्या नज़रिया है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि अप्रैल तक जो ग्रोथ रेट था वो 6% का था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 10.67% का था। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 7.2% थी। एग्रीकल्चर ग्रोथ 4.4% थी और एक्सपोर्ट तकरीबन $32 बिलियन की थी। इसी तरह से रेमिटेंसेस $31 बिलियन के थे और महंगाई की जो शरह थी वो 9% थी। अब इस वक्त जो 8 महीने हैं उस वक्त हालात मैं आपको बता दूं क्या है। हजारों लोग इस वक्त नौकरियों से महरूम हो चुके हैं। महंगाई 50 साल की बुलंद सतह पे है। गैर मुल्की कंपनियों को, जैसे आपने कल देखा है, बहुत सी एयरलाइंस को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, बरामदात तरसीलात सारी में कमी आ गई है। मतलब अगर आप देखें तो टेक्सटाइल मिल्स के सेल्स रिफंड में 250 अरब रुपए देने हैं जो नहीं मिल रहे। उनका जो रॉ मटेरियल है वो इस वक्त क्लियरेंस के लिए पड़ा हुआ है और बैंकों से डॉलर नहीं मिल रहे। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। आप पोल्ट्री की फीड को देख लें, सनती खाम माल को देख लें, मशीनरी देख लें, हत्ता के आलू प्याज टमाटर तक इस वक्त जो है वो डॉलर ना मिलने की वजह से जो है वो बंदरगाह के ऊपर पड़े हुए हैं। अब खजाने में एक माह से भी कम के इंपोर्ट बिल हैं और हमारा जो इस वक्त सूरत हाल है, इसी को तो मुल्क का डिफॉल्ट होना कहते हैं कि कारोबार बंद हो रहे हों, फैक्ट्रियां बंद हो रही हों, लोग रोजगार हो रहे हों। लेकिन सिचुएशन ये है कि जब भी हम हुकूमत से ये पूछते हैं कि महंगाई 60% तक पहुंचने वाली है, उनका जवाब होता है घड़ी। हम उनसे पूछते हैं मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, बेरोजगारी है, दहशतगर्दी, उनका जवाब होता है तोशाखाना। जब हम उनसे पूछते हैं कि ज़र मुबादला ज़खायर 8 साल की कम तरीन सतह पर है, तो उनका जवाब होता है इमरान खान ने ये कर दिया। फिर हम उनसे कहते हैं कि जब तेल सस्ता हो रहा है तो रशियन डील से आपको क्या फायदा हो रहा है, तो उनका जवाब सिर्फ इमरान खान और इमरान खान होता है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, जिस मुल्क में डॉलर की कमी हो, जहाँ पर हम सब्जियां रिलीज ना करवा पा रहे हो, जहाँ पर हम अवाम को ये कह रहे हो कि हफ्ते में 3 दिन आपने गाड़ी इस्तेमाल करनी है और 3 लोगों के साथ करनी है, तो उसको आप क्या नाम देंगी? मतलब देना बड़ा आसान है, लेकिन क्या कल यहाँ पर जो मुलाकात हुई है अलवी साहब के साथ, इसाक डार साहब की, उन्होंने ये माना नहीं है कि माशी मसाइल इतने ज्यादा हैं और हमारे पास क्योंकि ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं है तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो इंतखाबात भी नहीं करा सकते। तो मेरा तो सवाल इतना ही है कि जब हम ये बात करते हैं तो हमें ये क्यों कहा जाता है कि ऐसा नहीं होने वाला, जबकि सच्चाई तो यही बता रही है और सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स तो इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। आलिया साहिबा, अगर आप इजाज़त दें तो सवाल जी मैं सवाल करता हूं कि आप, यानी खान साहब का जो पिछला दौर अब तक गुजरा, उस वक्त तक हम 22वें बेल आउट पैकेज में थे, इज़ दैट राइट? अच्छा, अब जब हम 22वें बेल आउट पैकेज में थे तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने 8 महीने की ताख़ीर की, यानी शुरू के ही जैसे ही असद उमर साहब ने इसको संभाला तो 8 महीने के अंदर हमने सिर्फ ये सोचा कि IMF में जाना है या नहीं जाना। आप फरमाइएगा कि जैसे खान साहब ने बहुत सारी चीज़ें कन्फेस की हैं कि उनके बहुत सारे डिसीजन गलत थे, इस पर ज़रा आप टेक्निकली एज बाय द इकोनॉमिक एक्सपर्ट आप क्योंकि हैं भी, और आपने ये बताइएगा कि ये डिसीजन ठीक था। दूसरा फरमाइएगा कि जो एक्सटर्नल फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं ये तो पाकिस्तान पे कभी भी कम नहीं हुई, तो डिफ़ॉल्ट और नो डिफ़ॉल्ट की थिन लाइन डिफरेंस बताइएगा। मैंने सिर्फ इतनी बात करनी है कि जो आप ये मुझे कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के जो हालात थे और जो IMF की आप बात करें, IMF से हमारा ना जाने का फैसला और बड़ी सोच विचार करने का जो फैसला था वो सिर्फ इसलिए था कि हमें ये लगा था कि जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगनी है उसमें सफर सिर्फ पाकिस्तानी अवाम करेगी। तब भी हमारा मतमाए नजर यही था और अब भी हमारा मतमाए नजर यही है। और सब बात यह है कि अवाम को जिस तरह का रिलीफ हमने दिया है और जो हम स्टेट बैंक के रिजर्व कह लें या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व छोड़ के गए थे, आज $10 बिलियन की कमी उनमें कैसे आ गई है? अगर इतनी तजर्बाकार हुकूमत के मुताबिक, तो आप ये बता दें हमने जितना कर्जा लिया था उसके मुकाबले में ये पिछले 8 माह में तो 10 ट्रिलियन का कर्जा ले चुके हैं। लेकिन वो ट्रैजेक्टरी तो सेम जा रही है, यानी जिस ट्रैजेक्टरी में 180 पे डॉलर आप छोड़ के गए थे, ट्रैजेक्टरी तो कामयाब जवान प्रोग्राम भी चल रहा था, उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रही थी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भी लोकली हो रही थी, कार मैन्युफैक्चरिंग भी लोकली स्टार्ट हो गई थी, टेक्सटाइल का भी बूम था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर इंडस्ट्री क्यों बंद हो रही है? यही तो माशी पॉलिसियों का फर्क था कि आम अवाम
عوام کو بھی ریلیف مل رہا تھا, تاجر کو بھی ریلیف مل رہا تھا, ٹیکسٹائلز والوں کو ریفنڈ بھی پراپر مل رہا تھا, اور کسان بھی خوش تھا. یہی تو فرق ہے. صرف 8 ماہ میں اس ہنستے بستے پاکستان کا جو انہوں نے خاص کر دیا ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے. نہیں, اس میں آپ نے ابھی بات کی, جیسے آپ نے ریلیف کی بات کی, تو آئی ایم ایف کے سارے پروگرام کے اندر جو ہے وہ انسٹرکشن کے اندر ساری لائنز یہی آتی ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ریلیف اور سبسڈیز نہیں دینی. تو جہاں جن ایریاز کے اندر ہم نے میکسیمم سبسڈیز دی, ہم نے ٹیکسٹائل کو سبسڈیز دی. میں بتانا چاہوں گی کہ ہم آئی ایم ایف کا جو ہماری معاشی انڈیکیٹر تھے وہ اتنے اچھے تھے کہ شاید ہمیں آئی ایم ایف کے اس پروگرام کی ضرورت نہ پڑتی. کیونکہ جس میں تھوڑا سا بتا دوں, $31 بلین ریمیٹنسز کے ہوں اور تقریباً $32 بلین ڈیفالٹ کی تھن لائن ڈیفرنس بتا دیجیے گا مجھے. اتنے ڈالر ضرور ہو سکتے ہیں. عالیہ صاحبہ چلے, میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ ڈیفالٹ اور نو ڈیفالٹ, آپ ڈیفالٹ کس کو کہتی ہیں؟ یعنی ایکسٹرنل فائنینشیل لائبلٹیز تو 75 سال سے ہمارے ساتھ چل رہی ہیں, اور پچھلے 4 سال کے اندر بھی ہمارے پاس بہت ساری لائبلٹی تھی. سب سے زیادہ قرض تو ہم نے پچھلے دور میں اٹھایا تھا. تو فرمائیے گا کہ ایکسٹرنل فائنینشیل لائبلٹیز تو بڑھتی جا رہی ہیں, آپ ڈیفالٹ کس کو کہتی ہیں؟ اور مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور کے مطابق یہ جو ڈیفالٹ سے نکلنے کا طریقہ کار میرا بڑا سادہ سا سوال ہے. اتنی ٹیکنیکلٹیز کی بجائے میں عوام کے نمائندہ ہوں تو عوام کی جس سے کہہ لیں کہ عوام کی زبان میں اس کو سمجھا دیتی ہوں میں. اس وقت پاکستان کے پاس جو ڈالرز پڑے ہیں وہ تقریباً $6.7 بلین کے ہیں. اس $6.7 بلین میں 3 جو ہیں وہ سعودیہ کی طرف سے ہیں, 3 چائنا کی طرف سے ہیں, اور باقی کچھ UAE کا پڑے. تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ اگر میں نے اپنی امپورٹ کرنی ہے, جو ظاہر ہے ابھی کل ہمارے جو ECC کے بعد کیبنٹ نے یہ اپروول دی ہے کہ گندم بھی پاکستان میں تو منگوانی ہے باہر سے, اگر آپ تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ عوام کو ریلیف کس چیز سے اس کا فیصلہ یہ کر لیں کہ سری لنکا کس ریزرو کے اوپر ڈیفالٹ کو ڈکلیئر کیا تھا. ہمارے پاس تو اپنے ڈالر خرچ کرنے کو کچھ نہیں. ٹھیک ہے عالیہ صاحبہ, چونکہ آپ یہ بات کر رہی ہیں, ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی گورنمنٹ ہوتی یا اگلی گورنمنٹ آپ کی آنی ہے تو حالات تو یہی رہیں گے, تو اس پہ آپ قابو کیسے پائیں گے؟ دیکھیں, میں صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ پہلے بھی ہمارا جو ہے $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, ایکسپورٹس گر رہی تھی, ریمیٹنسز آ نہیں رہے تھے, ملک کے پاس تو خریدنے کے لیے تب بھی کچھ نہیں تھا. تو 3 سال میں کووڈ جیسے حالات کے اندر ہم نے اس ملک کو سنبھالا ہے نا. بات صرف اتنی ہے کہ یہاں پر لوٹ مار کا بازار گرم نہ ہو, NRO2 لینے کی کوششیں نہ کی جا رہی ہوں, اور صرف ان کا متنع نظر اپنے آپ کو ریلیف دینا نہ ہو, عوام کو ریلیف دینے کا جذبہ لے کر آئیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہ تبھی بتایا جا سکتا ہے کہ جس دن ان کی حکومت ختم ہوگی کہ یہ اس عوام کے ساتھ کیا کر کے جا رہے ہوں گے اور حالات کتنے خراب ہوں گے. بہت شکریہ عالیہ صاحبہ.